नमस्कार दोस्तों, मैं हिकेश सिंह और आज हम अगले एपिसोड में बात करते हैं द्वितीय आम चुनाव की। कि द्वितीय आम चुनाव जो हुए थे वो फरवरी मार्च 1957 में हुए थे। आप देखोगे कि इस चुनाव में भी क्या हुआ था, कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। और वो क्यों मिली थी वो उसके बारे में मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो प्रथम आम चुनाव हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने जनता के साथ ये वादा किया था कि हम हिंदू कोड बिल को लागू करेंगे। तो हिंदू कोड बिल को चुनाव के बाद 4 अधिनियमों में पारित किया गया, 4 पार्टों में उसे पारित कर दिया गया। और उसे करने के बाद उसमें एक मुद्दा रह गया था समान नागरिकता का। वो समान नागरिकता का उसके ऊपर बहुत सारा विरोध हुआ। फिर हिंदू संगठन थे और भी बहुत सारे जो संगठन थे उन्होंने इसके ऊपर विरोध किया। तो फिर नेहरू जी ने उसे पेंडिंग कर दिया कि हम इस मुद्दे को भविष्य की पीढ़ी के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तक बात हो गई थी। और फिर जब हमारा 1957 का चुनाव हुआ तो आप देखते हैं कि अब जो असली खेल शुरू होगा राजनीति का, क्योंकि मैकियावेली जो यूरोप के सबसे बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि राजनीति में किसी भी तरह की छल कपट बुराई जायज़ है, क्योंकि राजनीति में सत्ता पानी और सत्ता तक पहुंचने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारत में एक दूसरी लेगेसी शुरू हुई थी, वो गांधी जी की लेगेसी थी। और गांधी जी कहते थे कि राजनीति में मानवतावादी तत्व और नैतिक तत्वों के आधार पर ही राजनीति होनी चाहिए। तो पूरे विश्व में इस तरह का एक कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न हुआ कि गांधी जी सही हैं या मैकियावेली सही है। हालांकि मैकियावेली से पहले भी भारत में एक राजनीतिक विश्लेषक हुए, वो चाणक्य थे। उनकी जो बात कर लेता हूं मैं इस आम चुनावों की। तो इस आम चुनाव में आप देखते हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे नेहरू जी ने, और उस स्वच्छता भी रखी, गांधी जी के आदर्शों का भी पालन किया, और उस पालन करते हुए जनता ने उनको बहुत पसंद किया। फिर दोबारा से उन्हें बहुत बहुत भारी बहुमत दिया। भारी बहुमत के साथ साथ आप देखोगे कि इसमें जो अछूत भारतीय जो संगठन था उसको भी 6 सीटें मिली। मैं पहले बात कर चुका हूँ, ये अम्बेडकर जी का संगठन था। और जो भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ की बार बार मैं बातें आपको इस वजह से समझा रहा हूँ कि भारतीय जनसंघ आगे चल के भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट होगा। तो इसको भी हम साथ लेके चलते हैं, वरना आप इसकी पृष्ठभूमि से चूक जाओगे कहीं ना कहीं। बात कर लेते हैं फिर सीपीआई पार्टी की। सीपीआई पार्टी ने इस बार सबसे ज़्यादा, फिर विपक्ष में यही पार्टी थी और सबसे ज़्यादा सीटें 27 सीटें इसने जीती। और दूसरी बात ये हुई कि केरल में सीपीआई पार्टी ने केरल राज्य विधानसभा में अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। तो आप देखोगे तो ये इसमें देखने 2 तथ्य आपको याद रखने चाहिए कि सीपीआई पार्टी ने केरल में पहली भारत की गैर कांग्रेसी सरकार बनी। स्वतंत्रता के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ पे बनी? केरल में सीपीआई ने बनाई। और एक तथ्य और भी इसमें जोड़ लो कि जो केरल में सीपीआई पार्टी जो बनी थी, मैंने बताया था मार्क्सवादी सिद्धांत के आधार पर ये पार्टी काम कर रही थी। और पूरी दुनिया में मार्क्सवाद फैला था, और पूरी दुनिया में यही पहली सरकार थी जो वैलिड पेपर से चुनी गई थी। मार्क्सवादी सिद्धांत पर पूरी दुनिया में जितनी भी सरकारें बनी वो सरकारें हिंसा के आधार पर उन्होंने देश के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। वो चाहे चीन में इस तरह की जो सरकारें थी वो हिंसा के आधार पर, क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष की बात करता है, 2 वर्गों को आपस में लड़ाकर, और जो सर्वहारा वर्ग है उसकी सत्ता में लाना चाहता है। और वो उसके लिए चाहे हिंसा भी हो तो उसको भी वो जायज़ ठहराते हैं। लेकिन भारत में नहीं हुआ। ये दुनिया की पहली ऐसी सरकार थी मार्क्सवादी जो वोटिंग के आधार पर चुनी गई, लोगों ने इसको पसंद किया। तो ये 2 तथ्य आपके यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अखिल भारतीय अछूत संघ ने भी 6 सीटें यहाँ पे जीती। वो सीटें किस तरह से जीती? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि पहले चुनाव में, आम चुनाव जब हुआ था तो क्या हुआ, आपके जो हमारे जो BR अम्बेडकर जी थे वो बुरी तरह चुनाव में हारने के बाद वो बड़े दुखी हुए। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म में भी कन्वर्ट किया अपने लोगों को। और उस चुनाव से ठीक पहले 6 दिसंबर 1956 को BR अम्बेडकर जी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उन्हें थोड़ी सी सिंपैथी मिलती है 1957 के चुनाव में। उनका जो दल था अखिल भारतीय अछूत संघ, उसको 6 सीट मिल जाती हैं।
2 सीट मिली थी पहले, अब उनको 4 सीट एक्स्ट्रा मिलती हैं, 6 सीट मिलती हैं। और परंतु हुआ क्या था कि उनके मरने से पहले 30 सितंबर 1956 को बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, एक नई पार्टी घोषित कर दी थी। अखिल भारतीय अछूत संघ के स्थान पर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उसकी घोषणा कर दी थी, पार्टी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब इसके बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद फिर अखिल भारतीय अछूत संघ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है और वहाँ पे 6 सीट जीती जाती हैं। लेकिन बाद में फिर इस पार्टी का अक्टूबर 1957 में कुछ शिवराज और यशवंत अम्बेडकर जैसे नेता थे, उन्होंने फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है इस पार्टी के स्थान पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम बी आर अम्बेडकर की, क्योंकि इस काल में बी आर अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई और भारत के बहुत ही सम्मानित और दलित नेता थे, दलित राजनीति के जनक थे और दलितों को आरक्षण दिलाने के लिए, और भी न केवल दलित बल्कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जिसमें चाहे महिला शामिल हों चाहे बच्चे शामिल हों, सबके शोषित जो वर्ग है उसके लिए लड़ने वाले नेता थे। आप अगर ये देख सकते हो कि उस काल में बी आर अम्बेडकर जी को जो पर्याप्त इज्जत मिलने चाहिए थी वो इज्जत नहीं मिली, क्योंकि भारत में जातिवाद अपने उच्च शिखर पे बना हुआ था और जाति की जड़ें भारत में इतनी गहरी थी कि उनको खोदना बहुत मुश्किल था और अम्बेडकर भी कहीं ना कहीं उसमें विफल ही रहे, उन्हें भी सफलता नहीं मिल पाई। अम्बेडकर से पहले भी आप देखोगे कि भारत में दलित चेतना के नेता हुए, जिसमें ज्योतिबा फुले हों, साउथ में तमिलनाडु में पेरियार हों, नारायण गुरु हों, इस तरह के नेता हुए, वो भी दलित राजनीति कर रहे थे। लेकिन वो इतना सम्मान नहीं पा पाए भारतीय राजनीति में जितना सम्मान बी आर अम्बेडकर को मिला। हालांकि लेट ही सही, उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। आप ये देखोगे कि अम्बेडकर में ऐसी क्या बात थी जो उन नेताओं में नहीं थी, ये क्वेश्चन आपके जहन में उठना चाहिए। तो अम्बेडकर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अम्बेडकर ने कभी भी अपने आप को भारतीय या हिंदुस्तान से अलग करके नहीं देखा। और जितने भी उससे पहले जो दलित नेता हुए थे, वो कहीं ना कहीं उनमें जो जिन्ना के अंदर जो फैक्ट था, वो कहीं ना कहीं अलगाववादी भावना रखते थे भारत के प्रति। लेकिन अम्बेडकर ने ऐसी भावना कभी नहीं पाली कि हमें भारत से अलग होकर कुछ करना है। वो भारत के अंदर ही अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। दूसरी बात ये होती है, अगर मैं वर्तमान युग की बात कर लेता हूँ थोड़ा, वर्तमान युग में आप देखते हो कि हम आज राजनीतिक जलसों में, राजनीतिक एजेंडों में इस चीज़ को यूज किया जा रहा है कि हमारे जो मध्यकाल में थे, हमारे हिंदू संस्कृति पे बहुत ज़्यादा हमला हुआ, बाहर से आक्रमणकारी आए और उन्होंने हिंदू मंदिरों को और हिंदू संस्कृति को नष्ट किया। उसके लिए आज हम कह रहे हैं कि वो गलत हुआ और उसको दोहराना चाहिए, हमें दोबारा से अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। अगर इन सब इतिहास के मुद्दों को लेके अगर आप राजनीति के किसी एजेंडे में भाग ले रहे हैं, तो आप याद रखना कि इतिहास कभी वकील नहीं होता किसी पक्ष का, इतिहास हमेशा जज होता है। और उसी काल में आपको उस काल को फिर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जिस काल में भारतीय संस्कृति के ऊपर हमला हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, निस्संदेह तोड़े गए, कोई डाउट नहीं, इतिहास उस बात की पुष्टि करता है। लेकिन उसी काल में हमारे हिंदू धर्म में क्या हो रहा था, अपने हिंदू धर्म में क्या हो रहा था, जातिवाद उच्च सीमा पे था। एक वर्ग को हमने आउटराइट रिजेक्ट कर रखा था और उस वर्ग के गले में हमने झाड़ू बांध रखी थी। और केरल में यहाँ तक भी अमानवीय अन्याय हुआ कि दलित महिलाओं के ऊपर स्तन, आप कहोगे तो ब्रेस्ट लगाया गया, स्तन कर जिसको हम बोल सकते हैं। तो किस तरह की उस समय पे मानवीय वो हो रही थी, जिसके लिए अम्बेडकर लड़ रहे थे। और अम्बेडकर ने अपने ऊपर जितनी यातनाएं सही, जितने जातीय भेदभाव सहे, उस तरह उससे वो पीड़ित थे और इसी वजह से उनका मन कट्टा हमेशा भारत के जो मुख्य राष्ट्रवादी नेता थे उनसे रहा और उनका किसी से नहीं बना, चाहे वो किसी भी तरह की नेता हों। सबसे कुछ हद तक नेहरू जी उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे थे और नेहरू जी का मानना ये था जातिवाद को लेके कि हम तीव्र औद्योगिकीकरण करेंगे देश में, और जब तीव्र औद्योगिकीकरण होगा तो भारत का जो वंचित वर्ग है उसके पास पैसा आएगा, वो धनी होगा। जब वो अमीर हो जाएगा तो जातिवाद एक स्तर पर जाके अपने आप मिट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये भी नेहरू जी की सोच गलत है। और उस चीज़ को अम्बेडकर समझते थे कि जातिवाद
का आर्थिक पैमाने से कोई लेना देना नहीं है। जातिवाद एक सामाजिक समस्या है और सामाजिक स्वतंत्रता देश में लानी पड़ेगी। ये अम्बेडकर इसके लिए लड़ते रहे। दूसरे भी बहुत सारे नेता थे जिनसे हम, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने, आपने देखा होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, उस पर भी बी आर अम्बेडकर ने उनसे बात की कि आप जाति के बारे में क्या सोचते हैं, दलित वर्गों के बारे में क्या सोचते हैं। तो उस पर भी बी आर अम्बेडकर संतुष्ट नहीं हुए सुभाष चंद्र बोस के जवाबों से। और बाद में आके आप हमारे पटेल थे, तो पटेल भी कोई इस चीज़ को लेके ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन पटेल ने मूल अधिकारों का बड़ा ही पुरजोर किया और उनके अधिकारों के लिए पूरी बात की, पर जातिवाद के ऊपर स्पष्ट नहीं थे। गांधी जी स्वयं वर्ण व्यवस्था में विश्वास ही करते थे। तो इस तरह की चीज़ थी कि यहाँ पे हमने एक महान नेता को खोया। उनके बारे में मैंने आपसे इतनी बातें की हैं। महान नेता बी आर अम्बेडकर के बाद फिर एक बार मैं इनकी बात इस वजह से भी कर रहा हूँ कि एक बार फिर 80 के दशक में बी आर अम्बेडकर की विचारधारा फिर दोबारा से जिंदा होगी, उनके सिद्धांतें फिर दोबारा से लोग समझेंगे। तो आपकी दो बातें हो गई, केरल में एक सरकार बनी थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी भारत में, और विश्व में एक ऐसी कम्युनिस्ट सरकार बनी जो कि वोटिंग के आधार पर बनी गई थी। ये आपको दो तरह। फिर इस सरकार का क्या हुआ आगे चल के, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले चुनावों में बात करेंगे कि इस सरकार के साथ क्या हुआ और किस तरह से भारतीय राजनीति में भी जो गांधीवाद के आदर्श थे, उन आदर्शों से हटके अब जो मैकियावेली की जो बुराइयां थीं वो इंटर करने लगी। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। हालांकि गांधी जी भी कहते थे कि राजनीति एक आवश्यक बुराई है। दूसरी बात कर लेते हैं कि जनसंघ ने यहाँ पे 4 सीटें जीती थी और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते थे यूपी के बलरामपुर से। यूपी का बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हो आप कि भारतीय राजनीति में उनका कितना बड़ा रोल है, और उनकी भारत में जाके आगे जाके वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और यहाँ पे जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते थे तो उनकी वाकपटुता को देख के प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि अटल एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। तो ये नेहरू जी की दूरदर्शिता थी। ये उनके अंदर आप कहो तो लीडरशिप की क्वालिटी थी कि उन्होंने लोगों को वो इतनी अच्छी तरह से जज करते थे कि किस आदमी के अंदर कितना पोटेंशियल है।